आज बात करेंगे हम HSCL के बारे में, ओम इंफ्रा के बारे में, SJVN के बारे में, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे HSCL के बारे में। HSCL ने Q2 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी है कुछ दिन पहले, और इसके लिए कुछ न्यू अपडेट्स भी हैं कंपनी के बारे में, जो कि कंपनी को ना लॉन्ग रन के लिए मतलब फ्यूचर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो आपको बता दूं, इस जानकारी को जानने के बाद आपका जो HSCL में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है ये उसको और भी बढ़ा देगा, मतलब विश्वास बढ़ा देगा आपका। और जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो कहाँ किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि मार्केट काफी नेगेटिव है और अपॉर्चुनिटी है हमारे पास एक बेस्ट प्राइस पर इसको बाय करने की, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, इसकी जो डिटेल एनालिसिस की वीडियो है ना, जो कि उसमें मैंने आपको बताया है कि कंपनी जो है लॉन्ग रन के लिए क्यों पॉजिटिव है, क्या 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 साइन है कंपनी के पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है लॉन्ग रन के लिए। तो उसकी अगर आपको डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को। बिरला टायर्स लिमिटेड के बारे में बता दूं, ये कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो गई है। इंसॉल्वेंट होने के बाद जो एक्विजिशन किया है वो HSCL ने किया है। तो HSCL ने एक्विजिशन करने के बाद एक तरीके से अब ये जो कंपनी है बिरला टायर्स लिमिटेड एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह काम करेगा HSCL के लिए। तो अब ये लोगों का जो सोर्सेज ऑफ फंड है वो कहाँ से हुई है, वो हुई है इंटरनल एक्रूवल्स और डेट के थ्रू हुई है। और ये जो जितना भी फंड है या फिर जो ट्रांजेक्शन की फॉर्मेलिटीज है 90 डेज के अंदर HSCL को कंप्लीट करके देनी है। तो अब ये न्यू टायर सेगमेंट में जब काम करेंगे तो इसमें ये 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए कार्स, जो पैसेंजर कार्स होती हैं, और इसके साथ ही जो OSTs होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए ये लोग काम करेंगे। अब ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसका भी क्या बेनिफिट होंगे इनके लिए, HSCL के लिए, ये आपको समझना है कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन हो रहा है एक तो, दूसरी तरफ इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन के साथ इनका जो कस्टमर बेस है वो काफी ब्रॉड हो जाएगा, जियोग्राफिकल रीच है वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्पेसिफाइड टायर जो है वो बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ना कस्टमर बेस भी बढ़ेगा इनका। तो ये चीज आपको समझनी है कि ये एक तरीके का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। यहाँ हालांकि डेट की बात करें ना तो डेट के थ्रू हुआ है ये सब, तो यहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी को अगर आप लॉन्ग रन के लिए देखोगे ना तो ये कंपनी बहुत सही साबित होगी। देखो यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो बिरला टायर्स लिमिटेड का जो प्लांट है ना वो बालासर उड़ीसा में है, और यही हम HSCL की बात करें तो इनकी भी ना उड़ीसा में बिजनेस एक्टिविटीज को देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो इनके लिए काफी हद तक है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा वहां पर काम करना। और इसके साथ ही आपको बता दूं, ये जो पूरा कंसिडरेशन था वो पूरे 347 करोड़ का था। अब है ना इस प्लांट को पूरी तरीके से फुली ऑपरेशनल करने के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल जो कैपेक्स है वो भी चाहिए होगा, तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो पूरे 3100 करोड़ की होगी। तो ये चीज भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी कंपनी के साथ, और है ना पूरा 24 महीने का समय इसमें लग सकता है। इसके साथ ही इससे इनके जो मार्जिन होंगे वो भी बढ़ेंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ेगा, और है ना अब कंपनी एलिजिबल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो इंसेंटिव होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर, लिए भी एलिजिबल हो जाएगी। और फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान के लिए इनके पास लैंड भी अवेलेबल है, ये भी कंपनी को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाता है। और कंपनी पूरी हर संभव प्रयास में लगी हुई है लिथियम आयन बैटरीज के रॉ मटेरियल की ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए, तो ये चीज कंपनी को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रही है। और आपको ये नहीं भूलना है कि जो मैंने डिटेल एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि कंपनी की जो R&D वाली चीज है ना वो काफी स्ट्रांग बनाती है कंपनी को, क्योंकि इनके पास है ना ये काफी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है इस चीज की, ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर। अब देखो एनोड मटेरियल की बात करते हुए कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग R&D टीम के साथ एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में लगी हुई है। इसके नेचुरल, सिंथेटिक, हाइब्रिड और सिलिकॉन की जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए एक ऑनगोइंग इंटरेक्शन चल रहा है इनका पोटेंशियल कस्टमर से, और इनके अप्रूवल प्रोसेस में लगे हुए हैं ये लोग। तो मैंने आपको लास्ट डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी बताया था कि 3 सैंपल इन लोगों के पास भी हो चुके हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो अब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके साथ ही मैंने आपको जब डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग अब लिथियम आयन बैटरीज के जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है उस पर भी काम करेंगे, तो इस चीज़ को भी कंपनी ने फिर से हाईलाइट कर
करते हुए ये बताया है कि कंपनी के मुताबिक जो ईवी बैटरी का जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है उसमें 25% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखी जा सकती है और 2040 तक एक ये ह्यूज वॉल्यूम क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में। और HSCL इसमें एक अनोखा रोल प्ले करेगा रिसाइकलिंग के प्रोसेस में। ये चीज़ आपको समझनी है। यहीं कैथोड मटेरियल की बात करते हुए कंपनी ने ये भी कहा कि कैथोड में भी है ना ये लोग एक स्ट्रॉन्ग R&D टीम के साथ लगे हुए हैं अपने काम में, लेकिन करंट में इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो कैथोड की प्रोडक्शन ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अभी चाइना बेस्ड है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। Q2 के रिजल्ट में भी आपको बता दूं कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट अपना बुक किया है, 100 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट है। पैट की बात कर रही हूँ मैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। अब है ना कंपनी को आप लॉन्ग रन के लिए देखो, हालांकि कंपनी का डेट इंक्रीज हुआ, अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया है, लेकिन आपको ये समझना है कि लॉन्ग रन के लिए ये हमें स्ट्रांग बनाता है। अब यहीं आती है इसके बाइंग लेवल की बात। तो आपको बता दूं ये स्टॉक अभी काफ़ी नेगेटिव हो गया, काफ़ी ऊपर के लेवल्स दिखाने के बाद। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। एज अ मार्केट बहुत नेगेटिव चल रही है तो ये अभी हमें थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड दिखा सकता है स्टॉक। तो मुझे ऐसा लगता है जितना अमाउंट आपने इसमें डिसाइड किया है उसका 50% अमाउंट आप इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी 50% इसमें धीरे धीरे करके आप अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हो। जब जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे, एक नीचे के लेवल्स दिखाए, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। अदरवाइज जो 50% क्वांटिटी आप खरीदो उसके साथ हैप्पी रहो, ये नहीं है, लेकिन फंड अपने पास कैश फ्लो रखो थोड़ा कि मार्केट अगर नेगेटिव होती है तो आप इसमें एवरेजिंग कर सको थोड़ी सी, क्योंकि लॉन्ग रन के लिए आप लोग देख रहे हो तो है ना मार्केट समय समय पर आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर देगा इस स्टॉक में बाइंग करने की। ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर। देखो किसी भी स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक की अगर डिटेल एनालिसिस की आप वीडियो देखते हो और आपका मन है कि इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इस इन्फॉर्मेशन को याद रखो और इस इन्फॉर्मेशन को याद रख के अपने पोर्टफोलियो में कभी भी एक अपर लेवल पर तेजी में उस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए, जबकि अपनी जो वॉच लिस्ट होती है ना उसमें ऐड करो। मार्केट हमें 1-2 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने में ना अपॉर्चुनिटी देगी उस स्टॉक को सही प्राइस पर बाय करने की। ये चीज आपको समझनी है, कभी भी नहीं फंसोगे आप लोग। और जब भी बाइंग करो ना लॉन्ग टर्म के लिए तो एक साथ बाइंग मत करो, क्योंकि है ना नीचे के लेवल्स वो दिखाता रहेगा थोड़े टाइम के लिए, मतलब साल भर। तो अगर अभी ज्यादा तेजी उस स्टॉक में नहीं है तो ये चीज आपको समझिए, एक साथ बाइंग मत करो, कुछ कैश फ्लो अपने पास रखो और ज्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत नहीं है। जिस स्टॉक्स के बारे में एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास है सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करो। लेकिन डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने से आपको पता चल जाता है कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर। अब मैं आपको ओम इंफ्रा के बारे में बता दूं कि ओम इंफ्रा में इतनी तेजी जो दिखाई है, इतनी मार्केट नेगेटिव होने के बाद सारे स्टॉक जो है अपने नीचे के लेवल्स दिखा चुके हैं, लेकिन इस स्टॉक ने अभी तक नीचे का लेवल नहीं दिखाया है। ये चीज आपको समझनी है कि स्टॉक जो ऊपर गया है वो एक रिलीवेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नहीं गया है। तो मैंने इस स्टॉक में अभी तक बाइंग नहीं करी है, मैं काफी स्ट्रिक्ट हूं। ये स्टॉक मुझे जब तक 80 रुपए के लेवल्स नहीं दिखाएगा मैं इस स्टॉक को बाय नहीं करूंगी। अभी भी मैंने यही प्लानिंग कर रखी है। तो ये चीज आपको समझनी है कि एक सही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हो सकता है वो वहां से ज्यादा नीचे के लेवल्स आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन जो है एक अनरिलीवेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्टॉक दौड़ रहा है तो वो आपको धोखा दे रहा है। फिर ये चीज आपको समझनी है, लालच नहीं करना है। अब मैं 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, कितना भी वक्त लग जाए, मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी जब तक ये 80 रुपए के नीचे के लेवल्स मुझे नहीं दिखाएगा। क्योंकि आपको समझना ये कि जितने भी प्रोजेक्ट कंपनी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो अभी मिले नहीं है, अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो मिल सकते हैं। और अभी क्या है, कंपनी काम करना शुरू करेगी, अभी कोई काम शुरू तो हुआ ही नहीं है, इनका काम थोड़ी कर लिया प्रोजेक्ट मिलने के बाद। तो ये सभी स्टॉक्स के साथ है, जितनी भी ऑर्डर बुक कंपनी की चल रही है ना, जितने भी स्टॉक मैंने शेयर करे हैं, तो उसमें ये चीज आपको समझनी है कि कंपनी ने अभी काम नहीं किया है। काम करेगी जब स्टॉक के प्राइस में आपको एक सही मूवमेंट नजर आएगी, स्टेबिलिटी नजर आएगी। ये चीज आपको समझनी है। अब बात करते हैं हम एसजेवीएन की। एसजेवीएन में भी मैंने आपको बताया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एसजेवीएन दोनों ही एक शॉर्ट टर्म के लिए हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और 75% क्वांटिटी जो है मतलब मैंने ऐड करी थी अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना उस वीडियो को। तो वहां पर मैंने 25% मनी अपना बचा लिया था, वो इसी वजह से कि मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये नीचे के लेवल्स मुझे दिखाएगा तब मैं इसमें बाइंग करूंगी। तो अब थोड़ी बाइंग मैंने और कर ली है इसमें, और कल भी अगर नीचे के लेवल्स दिखाएगा ये
तो इस स्टॉक में, इन दोनों ही स्टॉक में मैं फिर से बाय करूंगी। IDFC फर्स्ट बैंक और SJVN दोनों की बात कर रही हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं हम इसकी, आपकी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। इसकी भी मैंने आपको बताया था कि इस स्टॉक को और जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को, दोनों ही स्टॉक को मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगी शॉर्ट टर्म के लिए एक। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ और अभी तक ये दोनों ही स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में ऐड थे। इन्होंने नीचे के लेवल्स नहीं दिखाए, आज इन्होंने काफ़ी नीचे के लेवल्स दिखा दिए हैं जब भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तक। तो अब मैंने दोनों ही स्टॉक में थोड़ी थोड़ी बाइंग कर ली है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में थोड़ी ज़्यादा बाइंग करी है और ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है इसमें थोड़ी ही बाइंग करी अभी मैंने। तो इन दोनों की बाइंग और मैं बढ़ा सकती हूँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती हूँ अगर कल और मार्केट ने नीचे के स्तर दिखाए। अब कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या ये मार्केट बेयरिश होना शुरू हो गया, कि कहाँ तक जा सकता है, क्या है इसका। तो आपको बता दूं कि मेरे लिए कभी भी ये मार्केट बेयरिश नहीं है, मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है सही स्टॉक में एक सही लेवल पर बाइंग करने की। अंधाधुंध किसी भी स्टॉक में नेगेटिव देखते हुए आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग नहीं करनी है। कोई जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आपको फ्यूचर के लिए नजर आते हैं वो अभी आपको एक बेस्ट बाय प्राइस पर मिल रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एक अपॉर्चुनिटी। तो मुझे हमेशा से ही ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार रहता है जब मैं एक बेस्ट प्राइस पर अपनी बाइंग कर सकूं। जबरदस्ती तेजी में कूदकर और लालच कर हम अपने आप को फंसा देते हैं, ये चीज आपको समझनी है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप समझो इस चीज को कि बिजनेस को समझो और उसको ये समझो कि कोई भी स्टॉक के लिए अगर आप पॉजिटिव हो तो उसको प्लीज आंख बंद करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड मत करो गलत प्राइस पर। मार्केट हमें मौका देती है, नीचे के लेवल्स दिखाएगी तब उसमें बाइंग करो। ऐसे तेजी में लालच करके है ना कोई फायदा नहीं है। अब जैसे NLC इंडिया है, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और हाँ है। अब इसने नीचे के लेवल दिखा दिया और इस स्टॉक को उस हाई लेवल पर लोगों ने अगर वीडियो देखकर, लोगों यूट्यूबर की वीडियो देखकर ले लिया होगा तो वो लोग फंस गए होंगे। कल मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर ही, तो वहाँ वो है ना रिकमेंडेशन देते हैं जिस तरीके से ना स्टॉक मार्केट के चैनल होते हैं। तो वहाँ पे एक मैडम ने ना HFCL का स्टॉक खरीदा है 2 साल पहले, 67 रुपीज़ पर बाइंग करी है उन्होंने। और वो उस वीडियो में उनसे पूछ रही हैं कि सर अब इस स्टॉक में, और वो कह रही हैं कि ना मैं तो खुद की स्टडी करके ही स्टॉक्स लेती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो जंप कर गई और वो बोल रही है कि उन्होंने किसी यूट्यूबर की बात में आकर HFCL का स्टॉक खरीद लिया और 2 साल होगा इसने मुझे कुछ रिटर्न्स नहीं दिए, मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैडम ने खुद ने स्टडी की होती तो उन्हें ये सवाल वहाँ पर पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी उस चैनल पर। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी होती। अगर वो उस स्टॉक के बारे में थोड़ी स्टडी करती तो उन्हें ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं थी, वो पेशेंस के साथ उस स्टॉक को होल्ड कर सकती थी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब वो क्या करेंगे, तुम्हें रिटर्न्स नहीं मिल रहे, तुमने सोचा कि मल्टी बैगर स्टॉक है ये, तो तुमने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, ये सब बातें हो रही थी वहाँ पे। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप उसे समय नहीं दोगे, यार समय देना पड़ेगा आपको। देखो मल्टी बैगर स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई स्टॉक 10 टाइम्स से 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसे मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। और मल्टी बैगर स्टॉक्स वो उसके लिए होता है जो उतने वक्त तक उस स्टॉक को होल्ड करता है। ये भी चीज़ आपको समझनी है। अब जैसे कोई स्टॉक है, मान लो टाटा मोटर्स है, मैंने आपको बताया था कि 70 रुपये के आसपास मैंने इस स्टॉक को खरीदा था जब मार्केट गिरी थी काफ़ी टाटा मोटर्स को, और मैं 400 के ऊपर के लेवल पर बेचकर निकल भी गई थी इस स्टॉक से। तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है फ्यूचर के लिए, लेकिन ये मेरे लिए नहीं बना। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि मेरा काम ये है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम किसी स्टॉक को नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो अपने नीचे के लेवल्स बार बार हमें दिखाता है। इसीलिए मैं किसी स्टॉक में ज़्यादा टाइम नहीं बनती हूँ, 3 से 4 साल का व्यू बनाती हूँ, और हो सकता है कभी एक्सटेंड भी हो जाता है। और जहाँ मेरा पैसा 3 से 4 गुना होता है, मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाती हूँ। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप आंख बंद करके किसी भी स्टॉक को गलत प्राइस पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड मत करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी स्टडी के बेसिस पे आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी बुद्धि का यूज़ जरूर कर लेना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या व्यू है इन सभी स्टॉक्स के बारे में, और इस वीडियो से क्या आप कुछ समझ पाए हो स्टॉक मार्केट के बारे में, ये मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।